हेलो, माय नेम इज आशु। एक अच्छा खासा 40 साल का आदमी अपनी पोर्टलैंड से ओरिकॉन जाने वाली फ्लाइट में पहुंचता है और चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे कोने की सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन इस आदमी के दिमाग में ओरिकॉन जाने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि इसके दिमाग में तो उस प्लेन को हाईजैक करने की प्लानिंग थी। और इसकी हाईजैकिंग कुछ ऐसी थी कि आज तक ना ही पुलिस और ना ही FBI वाले कुछ पता लगा पाए हैं कि आखिर ये हाईजैकर था कौन और ये गया कहाँ। तो इस वीडियो में हम इसी जीनियस हाईजैकर के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम था DB कूपर। तो इस केस को समझने के लिए अंत तक बने रहिएगा। तो ये बात है 24 नवंबर 1971 की। पोर्टलैंड में हमेशा की तरह बहुत से हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार थे और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 में कुल 35 पैसेंजर्स शामिल थे, जिसमें साथ थे फ्लाइट के 6 क्रू मेंबर्स और उसके पायलट्स। उस समय अमेरिका की फ्लाइट्स में ना ही कोई सिक्योरिटी होती थी और ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था। तो बस इसी का फायदा उठा के DB कूपर आंखों पे काला चश्मा लगाकर, हाथ में एक ब्रीफकेस और एक ब्राउन बैग लेकर फ्लाइट नंबर 305 ओरिएंट एयरलाइंस के वन वे टिकट लेकर अपनी कॉर्नर के सीट नंबर 18E पर जाकर बैठ जाता है। DB कूपर ने एक बिजनेसमैन का सूट पहन रखा था, यानी एक ब्लैक कोट, ब्लैक टाई और एक व्हाइट शर्ट। फ्लाइट 2:58 पर टेक ऑफ करती है और यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, क्योंकि DB कूपर भी अभी नॉर्मल था। और टेक ऑफ के करीब 2 मिनट बाद यानी 3 बजे फ्लाइट की एक एयर होस्टेस, जिनका नाम था फ्लोरेंस शेफनर, उन्हें DB कूपर एक नोट देता है, जिसे पढ़कर फ्लोरेंस बिल्कुल घबरा चुकी थी, क्योंकि उस नोट में लिखा था आई हैव अ बॉम्ब, प्लीज सिट नेक्स्ट टू मी। मतलब मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करता, इसीलिए फ्लोरेंस कूपर की बात मानते हुए उसके साइड में आकर बैठ जाती है और कूपर उन्हें वो ब्रीफ केस दिखाता है, जिसमें फ्लोरेंस को बॉम्ब की कुछ वायर्स और कुछ स्टिक्स नजर आती हैं। और फ्लोरेंस समझ चुकी थी कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। कूपर उन्हें एक और नोट देता है जिसमें लिखा था कि उसकी 3 डिमांड्स हैं। उसे 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए। फ्लोरेंस तुरंत ये नोट फ्लाइट के कैप्टन विलियम ए स्कॉट को देती है और कुछ ही देर में कैप्टन के साथ फ्लाइट के क्रू को भी इस हाईजैकिंग के बारे में पता लग जाता है। कूपर ने कहा कि अगर कोई भी चालाकी या गलती की गई तो वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। फ्लाइट में मौजूद बाकी के 35 पैसेंजर्स को इस हाईजैकिंग की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। फ्लाइट में मौजूद एक दूसरी एयर होस्टेस, जिनका नाम था टीना मकलो, वो एक इंटरकॉल लेकर कूपर के साथ जाकर बैठ जाती है और कैप्टन और कूपर के बीच में मैसेजेस पहुंचाने का काम करती हैं। और सब समझ चुके थे कि कूपर ने यह हाईजैक पैसों के लिए ही किया है। FBI ने फैसला किया कि कूपर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएगी, क्योंकि FBI ने भी सोच रखा था कि आखिर DB कूपर बचकर जाएगा कहाँ, क्योंकि वो तो उसे पकड़ ही लेंगे, है ना। वेल, देखते रहो, वो भी पता लग जाएगा। फ्लाइट में बैठे क्रू कूपर की डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं और जिस फ्लाइट को 45 मिनट में लैंड होना था, कूपर की वजह से उस फ्लाइट को सिएटल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घूमने के आदेश दिए जाते हैं। और फ्लाइट में मौजूद उन 35 पैसेंजर्स को कह दिया जाता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग में थोड़ी देरी होने वाली है। सिएटल के एक बैंक से $20 के 1000 नोट्स मंगाए जाते हैं और पास ही के एक स्काई डाइविंग क्लब से पैराशूट्स अरेंज कराए जाते हैं। और 5:45 पर फ्लाइट सिएटल में लैंड होती है और जैसा कि कूपर ने कहा था, उसे एक पैसों से भरा बैग और 4 पैराशूट्स दे दिए जाते हैं और प्लेन को रिफ्यूल भी कर दिया जाता है। और कूपर के कहे मुताबिक फ्लाइट के 35 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को उतार दिया गया और अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा DB कूपर चाहता था। सभी पैसेंजर्स के उतरने के बाद ये प्लेन एक बार फिर से उड़ान भरता है, लेकिन अभी भी फ्लाइट में 2 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स मौजूद थे। कूपर कहता है कि अब वो मेक्सिको की तरफ उड़ान भरेगा और वो कहता है कि प्लेन को मेक्सिको के ऊपर से कम स्पीड से उड़ाया जाए और प्लेन के विंग फ्लैप्स 15 डिग्री नीचे की तरफ झुके रहेंगे। कैबिन अनप्रेशराइज्ड रहेगा और प्लेन के लैंडिंग गियर्स हमेशा खुले रहेंगे। पायलट्स ने इसमें से ज्यादातर शर्तों को मान लिया, लेकिन कुछ शर्तों को सेफ्टी के चलते कूपर को समझा दिया गया और पायलट्स ने कूपर को बताया कि प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए रीनो में लैंड कराना पड़ेगा, जिसके लिए कूपर मान गया, क्योंकि कूपर का मेक्सिको जाने का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि वो तो कुछ धमाकेदार करने वाला था। कूपर ने क्रू से कहा कि वो खुद को कॉकपिट में लॉक कर ले और उसकी मर्जी के बिना कोई भी बाहर नहीं आएगा। कूपर की बात मानते हुए सभी कॉकपिट में चले गए और वहां रेनो एयरपोर्ट पर पुलिस और FBI वाले कूपर को दबोचने के लिए तैयार बैठे थे और 2 फाइटर जेट्स कूपर के प्लेन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि आखिर इसे पकड़ना भी तो था और अब तक तो रात भी हो चुकी थी। टीना ने कॉकपिट का दरवाजा बंद करते समय देखा कि कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा है और ये DB कूपर के आखिरी दर्शन थे। इसी बीच कॉकपिट का अलार्म बजा, प्लेन की सीढ़ियां खुली और DB कूपर ने पैसे और पैराशूट के साथ प्लेन से छलांग लगा दी। प्लेन के लैंड होते ही FBI ने पूरे प्लेन की तलाशी ली, लेकिन उन्हें एक टाई, कुछ फूकी हुई सिगरेट
और उंगलियों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ FBI को प्लेन में 2 पैराशूट्स भी मिले। डीबी कूपर को प्लेन से कूदते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन प्लेन का दरवाजा खुला था और कूपर वहां से गायब था। इसका मतलब कूपर प्लेन से कूद चुका था। कूपर के जिस जगह कूदने के चांसेस थे, FBI ने उस जगह तलाशी शुरू की, लेकिन उन्हें कूपर का कोई भी क्लू नहीं मिला। डीबी कूपर का स्केच बनवाया गया और पानी में, जंगल में हर जगह उसकी तलाशी की गई, लेकिन कूपर का कुछ भी पता नहीं चला। और अजीब बात तो यह है कि कूपर के प्लेन का पीछा 2 फाइटर जेट्स भी कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी भी फाइटर जेट ने कूपर को प्लेन से कूदते हुए नहीं देखा। लेकिन इसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो रात का समय था और कूपर ने एक ब्लैक कोट पहन रखा था। लेकिन बोइंग 727 में ऐसा क्या था कि कूपर ने इसी प्लेन को हाईजैक करने का सोचा। एक्चुअली बोइंग 727 धीमी रफ्तार पर आराम से उड़ सकता है, जिसके लिए इसके विंग फ्लैप्स को 15 डिग्री नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है। लेकिन ये जानकारी सिर्फ फ्लाइट इंजीनियर और पायलट को ही दी जाती है और फ्लाइट के क्रू तक को नहीं बताई जाती। तो आखिर डीबी कूपर को यह जानकारी मिली कहां से होगी? कूपर ने बड़े ही चालाकी से मिलिट्री पैराशूट की जगह पर सिविलियन पैराशूट चुने, क्योंकि कूपर ये अच्छे से जानता था कि मिलिट्री पैराशूट के मुकाबले सिविलियन पैराशूट की स्टीयरिंग कैपेबिलिटीज और ऑपरेटिंग हाइट काफी कम होती है। और ये जानकारी एक आम आदमी के पास होना एक चौंका देने वाली बात है। अमेरिकी सरकार ने कूपर को दिए हुए नोटों के सीरियल नंबर्स सभी बैंक्स को दे दिए, ताकि अगर डीबी कूपर इन पैसों को बैंक में डाले तो सीरियल नंबर की मदद से पता चल पाए कि आखिर डीबी कूपर है कहाँ। लेकिन इस सब के बाद भी कूपर का कुछ भी पता नहीं चला और इस सब के 9 साल बाद एक बच्चे को कुछ नोट मिलते हैं और जब इनकी जांच की गई तो ये पता चला कि ये वही नोट हैं जो डीबी कूपर लेकर छू मंतर हुआ था। लेकिन डीबी कूपर आखिर कौन था और ये कहां चला गया, ये अब तक पता नहीं चल पाया। मार्वल के हिसाब से असल में डीबी कूपर तो लोकी था, जो अपने भाई थॉर से एक शर्त हार गया था और धरती पर आकर प्लेन हाईजैक कर पैसे लेकर छू मंतर हो गया। I was young and I lost a bet to Thor. लेकिन 2024 में फॉक्स वेदर पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें बताया कि साइंटिस्ट को कूपर की टाई में एक टुकड़ा मिला जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था और FBI ने बताया कि कूपर ने ये टाई JC पेनी नाम की एक शॉप से 1964 में क्रिसमस के टाइम $1.49 में खरीदी थी। और FBI का कहना है कि इस क्लू से वो डीबी कूपर के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन अब तक तो कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जैसे ही डीबी कूपर के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं उस बारे में आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।